तो चलो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 साउंड का सेकंड क्लास। तो साउंड क्या होता है पहले क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत कर चुके हैं, समझ में आया होगा सबको। साउंड क्या होता है कि साउंड सर एक फील होता है, फीलिंग जो हमारे कान तक सुनने की एहसास दिलाता है, सेंसेशन देता है। तो साउंड प्रोड्यूस कहां से होता है, उसके लिए मुझे एक सोर्स चाहिए। वो सोर्स से वो वाला सोर्स क्या होगा, वाइब्रेट होगा इस तरह सा, टू एंड फ्रो मोशन में होगा। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन मतलब आना और जाना। मैंने जैसे कि उस दिन ये वाला दिखाया था, ये जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क कैसे अगर करेंगे तो ये ट्यूनिंग फॉर्क का जो दो बार है वो इस तरह सा हिलता है और इसी फ्रीक्वेंसी के कारण, इसी वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। और साउंड में हम लोगों ने सीखा कि साउंड जो मतलब साउंड जो फैलता है, प्रोपागेट होता है, वो वेव के माध्यम से प्रोपागेट होता है। और वेव दो तरह की है। क्या क्या? एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा है मैकेनिकल और इलास्टिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होता है जो जिसको चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता, जैसे कि सूरज की किरण। ठीक है। लेकिन साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, यानी वो एक इलास्टिक वेव है और जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। और इसी के लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो है बेलजर एक्सपेरिमेंट। आप लोगों को याद होगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लेना। हम लोग के पास एक बेलजर था, बेलजर जो कांच से बने हुए हैं, याद होगा। और बेलजर के अंदर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दिया था और इसके नीचे से एक वैक्यूम पंप लगा दिया था। करंट लगाया तो बेल बज रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं, धीरे धीरे हवा निकाल रहे हैं। जब हवा निकल रहे हैं तब धीरे धीरे साउंड नहीं सुनाई दे रहे, नहीं सुनाई दे रहे, नहीं सुनाई दे रहे। एक समय आया तो बेल तो डिंग डंग ऐसे ऐसे हिल तो रहा है, लेकिन साउंड इज नॉट रीचिंग टू आवर ईयर। तो इसका मतलब क्या है, साउंड प्रोपागेट होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। साउंड रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि हम लोग सोचो, ये एक वॉल और प्लेन सरफेस, एक जिसके अंदर एक मैंने पार्टीशन डाला, उसके बाद ये है रिफ्लेक्टर जहां से वो कुछ रिफ्लेक्ट होके जाएगा। और ये है एक होलो ट्यूब्स, ये एक होलो ट्यूब्स, होलो मतलब जिसके अंदर होल है, फाफा जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने एक क्लॉक इधर पे कोई साउंड किया, हेलो 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 हेलो, इधर बोला, यहां से धक्का लगकर इधर चले गए। यहां पर सुनने वाला बैठा हुआ है, ठीक है, लिसनर यहां से सुन रहा है। तो यहां से जो ऐसे आके ऐसे जो गया, यहां पर जो ये हुआ, इस घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लाइट का जैसा रूल है, इसी सेम रूल है साउंड में भी। इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। Sound travels through the first hollow tubes, gets reflected from the plane surface, enters the second hollow tubes and the listener is able to hear. अगर इसका एंगल थोड़ा इधर उधर कर दो, साउंड थोड़ा कम सुनाई देगा, क्योंकि साउंड जब रिफ्लेक्ट होता है तो ये रूल मान के चलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको बोलते हैं, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसके साथ जो बनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बराबर होना चाहिए। साउंड इज रिफ्लेक्टेड from a flat surface if angle of incident is I and angle of reflection, and then sound is not heard clearly. अगर ये थोड़ा घुमा दो, साउंड क्लियर से सुनाई नहीं देगा। समझ में है? इसी रिफ्लेक्शन में हम लोग नहीं, सॉरी, तुम लोग जो अभी एक्टिव बच्चे हो, प्यार करने की तलाश में हो, वो लोग पहाड़ों में जाके अपने प्रेमिका के नाम बुला के ऐसे बोलते रहते हैं, हेलो हेलो हेलो, ऐसा होता है। किसी को कभी बुलाया, किसी का नाम लेके, चलो आ जाओ आ जाओ, ऐसा होते रहेंगे। ये किस कारण होता है, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है ना, जैसे कि फिल्मों में दिखाया था।
आई लव यू ऐसे होता है, लव यू लव यू ऐसे होता है। सो ये किस कारण होता है? रिफ्लेक्शन कारण। सो हैव यू एवर बीन टू एन इको पॉइंट? इको पॉइंट में जाने से क्या होता है, इस तरह से आप हेलो बोलोगे, इधर से धक्का लाके फिर से हेलो सुनाई देगा। ऑब्जर्वर एक गन शूट किया, उसके बाद इसका साउंड दोबारा सुनाई देगा, लेकिन इस रिफ्लेक्शन को सुनने के लिए मिनिमम 1/10 टाइम चाहिए, नहीं तो आपका कान जो है उसको रीड नहीं कर पाएगा। जैसे कि इको, इको क्या होता है? इको इज ए रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड फ्रॉम एनी सरफेस। इको मतलब जैसे कि मैंने हेलो बोला, इसी हेलो को मैंने जब बोला तब एक बार सुना, और जब ये वॉल पे धक्का लगे दोबारा मेरे कान पे आया, दोबारा सुना, लेकिन इसके बीच में गैप चाहिए। इस गैप 1/10 सेकंड होना चाहिए मिनिमम। अगर वो गैप नहीं मिला तो हमारा जो ब्रेन है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि ये दो साउंड है, उसको लगेगा एक ही बार हुआ साउंड। समझ में आया? यस सर। Condition required to hear an echo. The human ear can distinguish between two sound wave only if there is a time difference of at least 1/10. मतलब अभी एक वर्ड बोला ना, अब ऐसा बोलने से कभी लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं समझ भी नहीं आ रहा है, मतलब क्या? तो तुम जो इतना स्पीड में बोल रहे हो, दो साउंड उनको मुझे एक ही साउंड सुने दे रहे हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं धीरे धीरे बोलना, ताकि आपके बात को ब्रेन प्रोसेस कर पाए। तो मिनिमम जो इको सुनने के लिए जो टाइम चाहिए 1/10 सेकंड समय चाहिए, क्योंकि पहला इको चलो हेलो गया, ठीक है, कान में पहुंचा, उसके बाद साथ ही साथ अगर आ गया ना तो ये कान रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए पहला हेलो गया, मिनिमम 1/10 सेकंड के बाद अगर गया तो सेकंड हेलो उसको समझ में आएगा। तो ये है एक कंडीशन, नहीं तो दोनों साउंड एक ही बार सुनाई देगा। अगर कोई गैप नहीं हुआ तो ऐसा लगेगा दोनों एक ही समय में जा रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। When the 2 seconds, two sounds enter the air within 1/10 of a second, then brain will understand it will one single sound. देखो दोनों एक ही साथ अगर गया तो, लेकिन दोनों को एक ही लगेगा। समझ में आया क्या? Okay. Echo can be heard only if the distance between the observer and the reflecting surface is at least 17.2 meter. इतना मीटर का डिस्टेंस में इको हो सकता है, इसीलिए हमारे नॉर्मल रूम में इको नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल रूम का सुनने वाला और रिफ्लेक्टर के बीच में 17.2 डिस्टेंस नहीं है। समझ में आएगा? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे v is s is equal to vt, सॉरी हाँ, s is equal to s in distance, v is equal to velocity, t is equal to time। पढ़ा नहीं क्या? यस सर। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 344 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? ओके, बट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 7.2। तो देखो ये जा रहा है, दोबारा जाएगा, आएगा, तो कितना समय लगेगा? एक बार गया ना साउंड, यस तो ये एक बार गया 17.2 मीटर, एक बार लौट के आया 17.2 मीटर, टोटल कितना मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा? 34.2 मीटर, 34.4 मीटर डिस्टेंस है कि नहीं? यस सर। साउंड किंतु गया, और आया, लगा, फिर से आया, तो जाते वक्त 17.2 मीटर गया, आते वक्त भी तो 17.2 मीटर आया होगा ना? यस सर। टोटल डिस्टेंस किंतु 34.4 मीटर चाहिए। तो यूनिटरी मेथड यूज करके बोलो एयर में साउंड का स्पीड कितना है? इको कैन बी हर्ड ओनली इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज वेरी लार्ज। व्हाई इको इज नॉट हर्ड एवरीवेयर? क्यों सुनाई नहीं देता हर जगह पर? बोलो क्योंकि कैन इको बी हर्ड एट दिस प्लेस? यहां पर इको सुनाई दे सकता है। इको कैन ओनली बी हर्ड इफ द सरफेस इज रिजिड। इसीलिए हमारा मेरा जो स्टूडियो है उस स्टूडियो में हम लोगों ने जो साउंड एब्जॉर्बर लगाया ताकि वो रिफ्लेक्ट ना हो। हार्ड सरफेस लगाओ तो रिफ्लेक्ट होगा, इसीलिए स्पॉन्ज ये सब अगर लगा दोगे तो क्या होगा? इको नहीं होगा। क्लियर? कैन इको बी हर्ड एट द प्लेस? क्या लगता है? इको कैनॉट हर्ड इफ द माउंटेन आर कवर्ड विद ट्रीज बिकॉज ट्रीज एब्जॉर्ब साउंड। यहां पर इको सुना इसलिए नहीं देता क्योंकि उधर माउंटेन में ट्री में ढका हुआ है, तो ट्री गैप गैप में क्या होता है? साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आया क्या? यस सर। अभी देखो ये कैन इको बी हर्ड एट दिस प्लेस? इको कैनॉट बी हर्ड बिकॉज देयर इज टू मच डिस्टर्बेंस। तो कौन सा साउंड सुनोगे तुम? कैन इको बी हर्ड एट दिस प्लेस?
furniture is the house in the house absorb the sound, hence echo is not heard in the house. जितना रूम खाली होगा इको सुनाई देगा, जितना रूम भरा होगा साउंड सुनाई देगा, क्योंकि ये सब साउंड एब्जॉर्ब कर लेते हैं. क्लियर है क्या? एनी डाउट? अभी हो गया रिवर्बरेशन. रिवर्बरेशन मतलब हेलो हेलो ऐसे हो जाता है, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन. रिवर्बरेशन का मतलब होता है, बंगाली में बोलते हैं ओनुरोरन. ओनुरोरन मतलब साउंड, एक ही साउंड बार बार सुनाई देना. हेलो हेलो हेलो, तुम हेलो 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 ऐसे ऐसे होगा. क्या सोचो, इधर भी एक वाला, इधर भी एक वाला जो 17.2 मीटर डिस्टेंस में है, तो यहां जाके मैंने जब हेलो, इसमें भी धक्का लगा, एक हेलो आके मुझे सुनाई दिया. ये हेलो उधर भी धक्का लगा, उसका धक्का लगा, इसके भी सुनाई दिया. मैंने जो पहले बोला था ये हेलो इधर भी गया, इधर लग के मुझे इधर आया, इधर लग ऐसे 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 होते हैं, बार बार साउंड सुनाई दे. इसको बोलते हैं मतलब रिपीटेशन ऑफ इको. इको बार बार हो रहा है. समझ में आया क्या? रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द वॉल्स कंबाइंड टू बिल्ड अप what seems like a continuous sound. This results in the persistence of sound called reverberation. मतलब हेलो हेलो ये इको है, हेलो 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 ये रिवर्बरेशन. मतलब इको का साउंड बार बार इको हो रहा है. क्लियर है क्या? यस सर. ओके, ये देखो, ये स्टेज में किसी ने लेट अस कंसीडर एन ऑडिटोरियम विद फ्लैट सीलिंग. ये क्या होगा? धक्का लगा. When a performer speaks on the mic, the sound is produced. एक बार साउंड आया, वहां पर धक्का लगे, देखो धक्का लगे, ये किस तरफ भी जा सकता है ना, ऐसे 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 ऐसे. तो क्या हुआ? The sound is reflected from the wall of the ceiling. Since the surface reflects the sound many times, causing the multiple reflection of sound, it causes jumping of sound. हाँ, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुना ऐसा हो जाएगा. सो इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन. समझ में आया क्या? यस सर. कैन वी हैव ए रूम विदाउट रिवर्बरेशन? हमारे पास ऐसा हो सकता है क्या? यस. क्या करेंगे हम लोग? उसी सीलिंग को, इफ वी हैव एन ऑडिटोरियम विद कवर्ड सीलिंग एंड सीट्स ऑफ ए ऑडिटोरियम आर कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल. इसीलिए कोई भी हॉल में जाओ, ऊपर वाला सीलिंग जो है होल 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 होल, वॉल में भी होल 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 साउंड एब्जॉर्बर. सीट भी स्पॉन्ज वाला होता है. सिनेमा हॉल में जाओ ऐसा, मेरा स्टूडियो में जाओ ऐसे ही रहेगा. स्टूडियो में गए कभी? हाँ गए तो गाना के समय पे तो गए थे. तो वहां पर देखना स्पॉन्ज लगा हुआ है, ऊपर भी स्पॉन्ज लगा हुआ है. क्यों? इसी कारण, ताकि साउंड एब्जॉर्ब कर सके. क्लियर है क्या? यस सर. If it produces good quality of sound, जितना साउंड एब्जॉर्बर आप लगाओगे उतना साउंड सुंदर सुनाई देगा. मेरे स्टूडियो में 22 लाख खर्चा हुआ टोटल मिला के, ताकि साउंड को ठीक से एब्जॉर्ब करे. इतने में बाकी मशीन वगैरह लेके इंक्लूडिंग, वॉल इतना बड़ा है, वॉल को छोड़ के अलग से इसमें मैं रबर शीट दिया, उसके बाद में कंबल दिया, उसके बाद में ग्लासुल दिया, उससे पहले हम लोगों ने वो फॉल सीलिंग का जिप्सम बोर्ड दिया, उसके बाद हम लोगों ने वो सॉफ्ट जो टॉवल होते हैं वो दिया, उसके बाद हम लोगों ने वेलवेट का पेपर दिया. इस तरह से इतना बड़ा हो तो साउंड क्या होगा? एब्जॉर्ब. जो गएगा लौट के नहीं आएगा, सारे सब कर लेगा. क्लियर है क्या? यस सर. यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के यूज करके मेगाफोन बनाया जाता है. कुछ जो गंदा है उसका भी यूज करके अच्छा चीज बनाया जा सकता है. मेगाफोन सुना जाता है. वो मेगाफोन्स आर डिजाइन टू सेंड साउंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शन. मतलब कभी सुना था आपने सबाई आजवेन ऐसे बोलते एक ही डायरेक्शन में बोलते रहते, मतलब फैलता नहीं है कि चुंगामाई का सुना, चुंगामाई देखा कभी? चुंगामाई उस तरह से मेगाफोन. इन मेगाफोन ए ट्यूब फॉलोड बाय ए conical opening reflects sound successively. ये देखो इस तरह से तुम अगर हेलो बोलोगे ना तो इधर रिफ्लेक्ट होके ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगा, एक ही डायरेक्शन पे जाएगा. समझ में आया? एनी डाउट? क्लियर है? यस सर. कोनिकल मतलब कोन शेप. कोन 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 शेप पता है ना? कोन शेप, कोन कोन. ओके.
It guides most of the sound waves from the source of the forward direction towards the audience. उसके बाद आ गया आपका problems of sound from carved surface. देखो, नहीं problems नहीं, reflection, sorry, reflection of sound from carved surface. जैसे प्लेन सरफेस होने तो देखा, अभी कार्व सरफेस ऐसा हुआ. प्लेस टू कार्व्ड सरफेस को ऐसे एक ही मतलब ऑक्सियली मतलब एक ही मतलब मेन पॉइंट में इधर एक कार्व सरफेस है, इधर और एक कार्व सरफेस है. अभी देखो क्या हो रहा है इधर. On the focus of the first curved surface, फोकस पता है ना किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी कॉनकेव, कॉन्वेक्स पता होगा ना, इसको कॉनकेव बोलते हैं, इस वाले को कॉन. ये जो कर्व सरफेस है उसका एक सेंटर होगा और इसका जो फोकस है उस फोकस में प्लेस द क्लॉक रखा मैंने, और दूसरे फोकस में इसका दूसरे फोकस में मैंने लिसनर को रखा. ऑन द फोकस ऑफ द सेकंड कर्व surface place the ear. The sound will directly enter the ear. ऐसे जाएगा सीधा रिफ्लेक्ट होके कान में चलेगा. क्लियर है? The sound will reflect from both the curved surface and it heard clearly. अभी तुम लोग बोलोगे फोकस होता क्या है? देखो साउंड का अरे लाइट का चैप्टर अगर करोगे तो ये सोचो कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई रे आता है, वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं. उसी पॉइंट को ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोगों ने मैंने एक बार ड्रॉ करके दिखाया था, फोकी याद होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, वो क्या जानिए उसका नाम, गार्डर से रबर से दिखाया था, हाँ फोकी बना के दिखाया था. उसी तरह था, इस तरह से दो फोकस होता है. इसमें पैरेलल अगर कुछ गिरेगा जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके उसको इसका फोकस बोलेगा. तो एक फोकस में प्रोड्यूसर को रख दिया साउंड प्रोड्यूस, और दूसरे फोकस में लिसनर को रख दिया. रखने से होता क्या है, साउंड बहुत जोर से सुनाई देता है. क्यों? इधर से भी रिफ्लेक्ट होकर सीधा इधर चले जाएंगे, इधर से भी रिफ्लेक्ट होकर सीधा इधर चले जाएंगे. क्लियर? ये देखो मैंने जो बोला था ऐसे गया, ऐसे आया. अगर कोई पैरेलल आया फोकस से जाएगा ना, अगर कोई फोकस से निकलेगा तो पैरेलल ही जाएगा. नहीं समझे? अरे पैरेलल अगर कुछ लाइन आके गिरता है, मैंने क्या बोला था, कॉनकेव कोई भी सरफेस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस का, ये कॉनकेव है ना, कोई भी कॉनकेव पार्ट में कोई पैरेलली कोई एक रे आके गिरेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट कॉनकेव पार्ट, वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करके उसको फोकस बोलते हैं. ये एक्चुअली लाइट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइट आके गिरेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इंटरसेक्ट द पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज फोकस. समझ में आया? अगर सोचो कोई लाइन फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से निकलेगा. समझ में आएगी नहीं? तो इसके लिए जो फोकस से साउंड प्रोड्यूस हुआ वो पैरेलल इस तरफ है. समझ में आएगी नहीं? तो किस तरफ जाएगा? फोकस से जाएगा ना. और दूसरे फोकस में आपको आप किसको बिठा के रखा? सुनने वाले को. तो सुनाई दिया एक बार साउंड. और दूसरा सेंटर ऑफ कर्व, मतलब ये जो एकदम सीधा गया, नॉर्मली गया, नॉर्मली चले आए. दूसरा क्या हुआ, द साउंड विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम हेयर एंड विल एंटर इनटू द ईयर. सिर्फ इधर से फोकस से गया, इधर से गया, फोकस से जाएगा. समझे क्या? द साउंड विल रिफ्लेक्ट. क्लियर? द साउंड इज हर्ड क्लियरली व्हेन द लिसनर एंड द सोर्स बोथ आर एट फोकस. ये एक बहुत सुंदर सा, दोनों तरफ कॉनकेव लगा दिया. कॉनकेव लगाने से एक फोकस में प्रोड्यूसर को रख दिया, दूसरे फोकस में सुनने वाले को रख दिया. तो अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन, वो कोई भी कॉनकेव पार्ट में पैरेलली कोई अगर प्रिंसिपल एक्सिस समझ में, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई अगर रे आगे गिरता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट में प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं. तो इसके लिए एक फोकस होगा, इसके लिए और एक फोकस होगा. एक फोकस में मैंने
अलार्म क्लॉक को लगाया, दूसरा फोकस में सुनने वाले को लगा दिया। साउंड क्लियरली सुनाई दे रहा है क्योंकि ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे कान में पहुंचा, ऐसे भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे कान में पहुंचा। इधर अगर कुछ समझ में सारे तरफ कान में पहुंच रहा है, इसलिए साउंड क्लियर से सुनाई दे रहा है। देखो ये एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ये वेटिकन सिटी में इस तरह सा बनाया हुआ है, उसी साउंड का कॉन्सेप्ट यूज करके। एक फोकस में देखो, पॉप स्टैंड्स एट द फोकस ऑफ द फर्स्ट कार्ड, ये कंक्रीट है, इसका एक फोकस में रख दिया। और दूसरे फोकस में क्या है, द कॉन्ग्रीगेशन आर ऑन द फोकस ऑफ द सेकेंड कर्व सरफेस। तो क्या होगा, यहां से जो साउंड प्रोड्यूस होगा, समझ में आया? Yes, sir. Sermon delivered by the Pope spreads and is heard by the congregation directly। जो congregation मतलब जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, सुनाई एकदम क्लियर से देगा। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? उसी ये देखो, एक बार तो इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया। So, सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? Yes, sir. The sermon delivered by the Pope also gets reflected like this and is heard clearly by the congregation at the focus। तो यहाँ पर सुनने, जो सुनेगा इधर रखेगा, उधर जो स्पीक आउट बोलेगा उधर रखा गया, ताकि इस तरह सा बहुत क्लियरली सुनाई देता है। ये एक प्रैक्टिकल, समझ में है क्या? ये वेटिकन सिटी में ऑलरेडी बना हुआ है। एनी डाउट? No, sir. चलो, ये क्या है? टाइटैनिक है। डिड यू नो? Yes, देखा होगा sir. कभी? Yes, sir. Why did the Titanic sink? Sink मतलब डूब जाना। क्यों टाइटैनिक? Let us find out। अच्छा चलो, ये तो अलग बात है। अभी एक सोनार कंसेप्ट है, SONAR, सोनार फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड से एस आया, नेविगेशन से एन आया, एंड से ए आया, एंड रेंजिंग से आर आया। इसी टेक्निक का यूज करके समंदर कितना गहरा है वो बाहर कर पाओगे। इसी टेक्निक का यूज करके समंदर कितना डीप है यू कैन फाइंड आउट। तो चलो करते हैं। सोनार इज अ डिवाइस दैट uses ultrasonic sound wave to measure distance, direction and speed। ये एक डिवाइस है। Let us understand the working of sonar। देखो, ये एक जहाज है जिसके एक पॉइंट में it consists of a transmitter and a detector। सोनार में दो चीज होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है। मतलब एक जो होगा सोनार में जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा जो है वो टाइम डिटेक्ट करेगा कब उसने पहला साउंड किया था। देखो, ये देखो, ये है ट्रांसमीटर जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, उस तरफ जाओ। ये है डिटेक्टर जो साउंड रिसीव करेगा, मतलब कब ये साउंड हुआ, ये टाइम को वो स्टोर रखेगा। ये देखो, द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव। ये गया, रिफ्लेक्शन का रूल बनेगा। फिर से क्या होगा, दिस वेव ट्रेवल थ्रू वाटर एंड स्ट्राइक द सी बेड। सी बेड मतलब एकदम नीचे मिट्टी में लगेगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके फिर से ऊपर आएगा। यस और नॉट? इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सी बेड। आया, अच्छी बात है। ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड प्लस बोला जाता है। अच्छा, पल्स समझ में आया क्या होता है? उस दिन समझाया था। Yes, sir. एक बार अगर हुआ तो पल्स है, ये रिफ्लेक्टेड पल्स है। अच्छा, डिटेक्टर कन्वर्ट द अल्ट्रासोनिक वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड को किस में कन्वर्ट कर लिया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया। अभी देखो सर, थोड़ा नॉर्मली समझते हैं। The depth of the sea or the distance of the object that reflected the sound can be calculated with the formula। देखो, ये नॉर्मल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहां से एक डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस तो आपको खुद ही मालूम है।
क्योंकि आपने लगाया ना ये दो चीज, जहाज के नीचे आपने खुद लगाया ना, ऐसे तो ऐसे तो नहीं लगाया ना, आपने लगाया, आपका ये डिस्टेंस मालूम है, यहां गया ऐसे गया, अच्छी बात है, मिड पॉइंट बाहर कर पाओगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा एक। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ये हाइपोटेनस है। यस सर। अभी बोलोगे सर हाइपोटेनस कैसे मापेंगे, फीता लेके जाएंगे क्या, कितना हाइपोटेनस है, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम में ना हाइट मालूम है ना हाइपोटेनस मालूम है, तीन चीज में दो चीज गायब है। ये अगर आपने ऐसे बेस बनाया, इसको अगर नीचे की ओर खींचा, ये नॉर्मल हो गया, यानी हाइट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो हाइट भी सीखा, हाइपोटेनस भी ओनली बेस से आप बाहर कर पाओगे क्या? क्या? स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। पहला साउंड कब हुआ था? सोचो, 10:10 पे हुआ था। सुन लो, ध्यान से सुनो, पहला साउंड कब जनरेट हुआ? 10:10 में हुआ था। सोच लो, तो डिटेक्ट कर लिया। दोबारा मैंने तो एक बार ही प्रोड्यूस किया ना साउंड, लेकिन यहां पर और एक बार साउंड सुनाई दिया। सोचो, 10:10 में सुनाई दिया दूसरा साउंड। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, श्योर हो? यस सर। यानी ये रास्ता ट्रेवल करते उनको कितना समय लगा? 6 सेकंड। नहीं समझे? पहला साउंड तो ये डायरेक्टली चले गए इधर, दूसरा साउंड तो ऐसे रिफ्लेक्शन होके आया तभी ना सुनाई दिया, यानी 6 सेकंड में वो जो यहां से जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे हुआ, तो ये वाला रोड कितना का है? यूनिटरी मेथड यूज करो। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर आपको जानना पड़ेगा। एयर में तो 340 बोला जाता है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स इज टेकन एज 2d, क्योंकि ये एक d है, ये एक d है, डिस्टेंस नहीं समझे? ये एक d है, ये एक d है ना, ओके। 2d इज इक्वल टू v इंटू t, वेलोसिटी इंटू, नहीं समझे? s इज इक्वल टू, s कितना है भाई? ये नहीं समझे? टोटल डिस्टेंस कितना कवर अप किया? ये और ये, तो s इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? v इंटू t। अभी वेलोसिटी किसका? साउंड इन वाटर। टाइम किसका? जितना समय लगा 6 सेकंड, मैंने जो पकड़ा, समझे क्या? यस सर। ओके, वेरी गुड। द मेथड इज यूज्ड टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, सबमरीन्स, ये सब जगहों पे यूज होता है। चलो, उसके बाद समझ में आया कैसे बात करोगे? 2d इज इक्वल टू v इंटू t। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर आप जान लो, अरे सॉरी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, टाइम कितना लगा वो बाहर कर दो, बिठा दो, ऑटोमेटिकली 2d बाहर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये बाहर हो जाएगा। यहां पर सीधा बनाओ, नॉर्मल आ जाएगा, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइट बाहर हो जाएगा। तो सीधा डिस्टेंस भी बाहर कर सकते हो, थोड़ा कार्व डिस्टेंस भी बाहर कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। नहीं आया? यस सर। हाँ, श्योर हो सबको? तो यह है सोनार का एप्लीकेशन। एनी डाउट? सो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा साउंड कहां पर यूज होता है? अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ मेटल ब्लॉक्स। मेटल ब्लॉक्स जैसे कि इसमें कोई होल है कि नहीं, ये सब इस तरह से भेजा जाता है मेटल ब्लॉक के अल्ट्रासाउंड। यह डिटेक्टर लगा दिया गया, तो यहां पर क्या है? यहां पर डिफेक्ट्स ऑफ और फ्लो आया, कुछ गड़बड़ी है जो साउंड पास नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट होके आ गए। समझ में आया क्या? ये सीधा चले जा रहा है कहां पर? डिटेक्टर के पास, ये इधर नहीं जा पा रहे। तो आप मेटल का फ्लो ठीक ठाक है कि नहीं वो जानने के लिए यू कैन यूज अल्ट्रासोनिक साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, हम लोग वेब लेंथ समझेंगे। हम लोग समझे वेब लेंथ क्या होता है। देखो, ये तो वेव उस दिन समझाया, ये एक वेव है। एक ऑसिलेशन कंप्लीट, देखो ये एक सेमी सर्कल है ना, इसको घुमा के इस तरफ लगा दो, एक सर्कल हो जाएगा। एक सर्कल कंप्लीट होने में जितना डिस्टेंस जाता है उसको बोलते हैं वेव लेंथ, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। श्योर हो कि नहीं श्योर?
ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे उठा, एक वेवलेंथ। और इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा, दिस साइन इज, दिखा दे रहा साइन, ऐसे 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 ऐसे, समझ में? लैम्डा। ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलेंगे, नीचे वाले को ये उस दिन ही हम लोगों ने समझा, ये है एक एक के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे लैम्डा। ये भी एक लैम्डा है, समझ में आया? और उसी को हम लोग कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन बोलते हैं, जानते हैं। एक एक कंप्रेशन और एक कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग लैम्डा से डिनोट कर पाएंगे। समझे कि नहीं समझे? ओके, एक रेयर फ्रैक्शन और रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। समझा? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द वेव लेंथ इज मेजर्ड बाय इन मीटर। क्योंकि लेंथ माप रहे हो ना, तो लैम्डा का यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर क्या होगा? मीटर, या तो सेंटीमीटर। समझे क्या? क्योंकि ये भी तो लेंथ है ना। तो इस तरह से अगर मापोगे तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, इसके तरफ से मापोगे तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, लेकिन ऐसे होगा तो एक कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच में जो गैप है और एक रेयर फ्रैक्शन और रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो गैप है उसको हम लोग बोलेंगे लैम्डा, यानी वेवलेंथ। थोड़ा ध्यान दो, ये हो गया एक चीज वेवलेंथ। दूसरा होगा आपका एम्पलीट्यूड। मैं एक पेंडुलम बनाता हूं, पेंडुलम। सोचो इसको ही बना लेता हूं पेंडुलम। ये बॉब है सोचो, और ये हाथ मेरा पूरा कैमरा में आ नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये पेंडुलम हो गया। ये उसका मीन पॉइंट, मीन पोजीशन, यहां से लेके यहां जितना तक गया ना इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम जितना, एक तरफ मैक्सिमम जितना गया इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ऐसे गया, ऐसे गया, फिर से रेदा है, ये वन ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ऐसे गया, ऐसे गया, देखो सोचो यहां से गया, यहां से गया, छोड़ दिया, फिर से इधर आया, वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या है? वन ऑसिलेशन टेकन टाइम, जितना भी है उसको बोलते हैं। और एक सेकंड में जितने बार ये फुल ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? और एम्पलीट्यूड, मेन पोजीशन में एक ही सेट में जितना मैक्सिमम जाता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एनी डाउट? इतने सुंदर तरीके से समझे। ये मेन पोजीशन से यहां से लेके मैक्सिमम यहां जितना तक गया, ये मेन पोजीशन से ये मैक्सिमम इतना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे कि दिखा है ना, ये देखो ये मेन पोजीशन है, ये बंदा हाईएस्ट इतना उठा, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहां से हाईएस्ट इतना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया? एम्पलीट्यूड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए particle in the medium on either side of the mean value is called amplitude of the wave। समझ में नहीं आया? ये मीन पोजीशन में इधर साइड, या तो इस साइड में या तो इस साइड में मैक्सिमम जितना जाएगा उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे। सो क्यों रहा है? ऐसे डिनोट करेंगे। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसी किसी बुक में एन में भी लिखा जाता है, एन ऐसे ऐसे वाला, और यहां पर वी से भी डिनोट किया जा सकते हैं। ये देखो ऐसे गया, ऐसे गया। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, HZ। एक बार फुल ऑसिलेशन करने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और एक मिनट या तो एक सेकंड या तो एक घंटा, यानी 1 यूनिट ऑफ टाइम में जितने बार ये ऐसे 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 करेगा उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। सोचो यहां से लेके आप लोग सिद्धाश्रम में जाने में और आने में समय लगते हैं 15 मिनट, तो 15 मिनट इज द टाइम पीरियड। सोचो 1 घंटे में आप 4 बार आ जा पाते हो, यानी 4 इज द फ्रीक्वेंसी। समझ में नहीं आया?
श्योर है कि नहीं श्योर बोलो। सो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो साउंड से रिलेटेड है। एक है वेवलेंथ, यानी एक ऊपर के डिस्टेंस में या तो कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस है और रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ यानी लैम्डा, जिसको डिनोट करेंगे लैम्डा से और इसको मापेंगे लेंथ से यानी मीटर से। एम्पलीट्यूड वो होता है जो मीन पोजीशन से या तो इधर साइड इस तरफ कितना मैक्सिमम गया, इस तरफ कितना मैक्सिमम गया, उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी वो होता है जो एक बार ऑसिलेशन करने में जो समय लगता है, इसको टाइम पीरियड, और एक पर्टिकुलर समय के अंदर में जितना फुल ऑसिलेशन कंप्लीट कर पाएगा उस नंबर को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है एचजेड यानी हर्ट्ज। समझ में आया? यहां पर एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड मतलब कानने सुनने में कितना समय लगता है। क्लियर? The time taken by the two consecutive compression or rarefaction to cross a fixed point is called the time period. ऑलरेडी मैंने बोला, यानी एक बार फुल ऑसिलेशन होने में जितना समय लगता है। रिलेशन बिटवीन v एंड फ्रीक्वेंसी, v इज इक्वल टू n लैम्डा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड से क्या? If we consider the distance traveled by the sound wave in one time period, then we get speed is equal to wavelength by time period. Speed यानी v, wavelength यानी lambda, time period is equal to t. यानी but frequency v को हम लोग क्या लिख पाएंगे? 1/t। तो यहाँ पर ये वाला ये v है, ये वाला ये v है, इसको हम लोग n लिख लेते हैं, यानी हो गया v इज इक्वल टू n लैम्डा। v इज इक्वल टू n, ये है फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी इनटू स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अरे भाई ये स्पीड है ना? यस सर। 1/t क्या है? फ्रीक्वेंसी है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बोला ना v इज इक्वल टू 1/t, v इज इक्वल टू 1/t, तो इसके बाद 1/t के बदले में आप v लगा दो, फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब n से भी लिख सकते हो, यानी फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ये बहुत सुंदर सा एक फॉर्मूला है। v इज इक्वल टू n लैम्डा भी बोल सकते हो। क्लियर है क्या? yes, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट हो? नो सर। इको क्या है, रिवर्बरेशन क्या है, सोनार क्या है? सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, SONAR ना। सोनार से एक ट्रांसमीटर रहते हैं और एक डिटेक्टर रहते हैं, जिससे हम लोग समंदर का गहराई का सी बेड का डिस्टेंस वी कैन फाइंड। एनी डाउट? थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्शन चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा वेवलेंथ क्या होता है, हम लोगों ने देखा एम्पलीट्यूड क्या होता है, हम लोगों ने देखा टाइम पीरियड क्या होता है, उन लोगों के बीच में रिलेशन क्या होता है। समझ में आया? इसको सुविधा के कारण n लिख लेना, n v इज इक्वल टू n लैम्डा। n लैम्डा, n फॉर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा फॉर वेवलेंथ, यानी स्पीड इज इक्वल टू wavelength into frequency. Speed is equal to wavelength into frequency. Speed is equal to wavelength into frequency. Any doubt? No sir. कोई शक? नो सर। तो और भी कुछ टॉपिक बाकी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई किसी को समझ में नहीं आया, कुछ करने की जरूरत नहीं, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लो, समझ में आएगा गारंटी के साथ।